नमस्कार। आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। आज हम मौजूद हैं बरेली में। बहुत ही नामचीन अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं और उससे पहले बरेली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अरविंद कुमार साहब अपने छात्र जीवन में बहुत चमकते हुए छात्र रहे हैं, सरकारी नौकरियां भी छोड़ी हैं और तमाम अनुभव उनके पास समेटे हुए हैं। कैसे वो वकालत के प्रोफेशन में आए, आज इन सब मुद्दों पर बात करते हैं अरविंद कुमार श्रीवास्तव से। आप गौर से सुनिए उनकी बात, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। मेरे अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है अरविंद कुमार और मेरा जन्म हुआ 5 मई सन 1955 को बरेली में, पंजाबपुरा में। मेरे बाबा ग्रैंडफादर जो थे वो शहर कोतवाल थे, उनका नाम था बहादुर सिंह। ये मकान जो है वो उन्हीं की देन है। कोतवालिन के नाम से जाना जाता था और पुराने लोग आज भी कोतवालिन के नाम से जानते हैं कि एक जिम्मेदार परिवार से मेरा ताल्लुक है। मेरे फादर सीनियर सेक्शन अफसर रेलवे में थे और मेरे अंकल डायरेक्टर IVR में थे, डॉक्टर SP सिन्हा। वो IAS के भी पेपर सेटर थे। मेरी प्रारंभिक शिक्षा रीना मॉडल एकेडमी स्कूल में KG से लेकर कक्षा 5 तक हुई। कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के बाद उस समय GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता था। वहां मैंने कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक की शिक्षा ग्रहण की। 1965 से लेके 1971 तक। 1971 में मैंने इंटर किया, 1969 में मैंने हाई स्कूल किया और 71 में इंटर करने के बाद मैंने 73 में BSc करा। BSc करने के बाद मेरा रुझान जो था वो इंजीनियरिंग की तरफ था और इंजीनियरिंग में मेरा पहला रुझान था। रुड़की इंजीनियरिंग में मेरा नहीं हुआ, उसमें बीटेक में हुआ, BArc में हुआ, तो मैं वो ज्वाइन नहीं करना चाहता। फिर मेरा मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, मगर मैंने जानबूझ के वहां भी ज्वाइन नहीं किया। 1973 में जब मैंने BSc करा तब मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम दिया। उसमें भी गया, 6 महीने फ्लाइंग सीखी, मगर वहां भी मन नहीं लगा। उसके बाद मैंने PCS प्री में क्वालिफाई किया, मार्केटिंग इंस्पेक्टर रहा। मार्केटिंग इंस्पेक्टर में जब पहली सैलरी मिली तो मुझे 430 रुपए या 35 रुपए थे, मगर वहां भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था। उस समय गेहूं का मूल्य 112 रुपए था। हर समय दलाली बट्टा था। मेरी पोस्टिंग रामपुर में हुई और रामपुर में उस समय चरणजीत सिंह ठेकेदार थे। वो मुझे एक दिन कैफे में ले गए और उन्होंने चाय वगैरह पिलाई और 200 रुपए दिए। मैंने किस बात के? उन्होंने कहा ये आप ट्रक को A ग्रेड में पास कर दे। मैं कभी नहीं कर सकता। मैंने वहां से भी नौकरी छोड़ दी। उसके बाद मैं वकालत के पेशे में आया। यहाँ पेशे में हमारे मामा जी प्रोफेसर नारायण सिंह श्रीवास्तव जी विधि विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे और बरेली में वकालत भी करते थे और वो रोडवेज के पीछे रहते थे। उन्होंने प्रेरित किया कि तुम ईमानदारी से चलने वाले हो, तो वकालत का पेशा बहुत ईमानदारी का है, इसलिए मैं वकालत के पेशे में आया। 1983 में मैंने सोचा कि PCJ क्वालिफाई करा जाए। मैंने PCJ का इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद रिटन क्वालिफाई किया और रिटन क्वालिफाई करने में जब इंटरव्यू में गया तो मिस्टर जैदी वहां के चेयरमैन थे। उन्होंने मुझसे पूछा व्हाई डू वांट टू ज्वाइन दिस जॉब। मैंने कहा पुलिस इज सबॉर्डिनेट। वो चीख पड़े। उन्होंने सिविल के तमाम क्वेश्चन पूछे जो नहीं बता पाया। उसके बाद एक वहां पे पंडित जी थे, तिलकधारी थे। उन्होंने कहा बरखुरदार आप मुंसिफ बनेंगे, आपको सिविल नहीं आती है। मेरा उनसे ये कहना है कि साहब आप भी माँ के पेट से पैदा होकर मेंबर नहीं बने। उन्होंने 42 नंबर दिए इंटरव्यू में। मेरा स्कोर रहा 485। द पर्सन हु ऑब्टेन 430 इज बिकम द हाई कोर्ट जज। उसके बाद मैंने प्रतिज्ञा की कि कानून पे ऐसी महारत हासिल करो कि लोग देखते रहें। फिर मैंने कानून पे एविडेंस, IPC, CRPC पे ऐसी महारत हासिल की कि लोग आज भी इस बात के लिए मानते हैं। मेरे वीडियो है जिसमें 70,000 मेरे फॉलोअर्स हैं और वो वीडियो विधिक समीक्षा भाई अरविंद सर के नाम से है। आप लोग देखिए, विधिक समीक्षा भाई अरविंद सर। और मैं कोशिश करता हूँ हल्के से हल्के
और साधारण तरह से आदमी को बताने का प्रयास करता हूं, आज भी कोशिश करता हूं। अब मेरा जो प्राथमिकता है, मैं बार का प्रेसिडेंट भी रहा 2 साल, आप सभी को मालूम है, और बार में भी मैंने 47 साल की वकालत में 1 रुपए ना तो सरकारी वकील को दिया, ना जज मजिस्ट्रेट को दिया, और मैं भ्रष्टाचार के सख्त विरोधी हूँ। 2 साल मैं बार का जब प्रेसिडेंट रहा, तत्कालीन जिला जज महोदय ने मुझसे कहा कि आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि हर एक के साथ एक रूपता हो। बोले ये संभव कैसे है? आपको नुकसान होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे 2 साल के टेन्योर में 77 बेलें खारिज हुई। क्या किसी प्रेसिडेंट की 77 बेलें खारिज हो सकती हैं? इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने कहा दोबारा मैं प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ूंगा, और मैं नहीं लड़ा। अब मेरा एक उद्देश्य है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद पर चुनाव लड़ रहा हूं, और 3 प्राथमिकताएं आपको बता दूं जो मेरी रहेंगी। सबसे पहला, हर अधिवक्ता को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, अधिवक्ता व उसके परिवार को, बच्चों को बीमार होंगे उन सबको सरकार देगी, और अधिवक्ता के ना रहने पे 25 लाख मिलेगा। दूसरी मेरी प्राथमिकता, हर वकील को क्या मिलेगा? चैम्बर। सरकार की नीति है कि गरीबों को मकान मिल रहे हैं, तो इस तरह हर वकील को चैम्बर अनिवार्य होगा। सरकार पे ये दबाव बनाया जाएगा, और इस दबाव से हर वकील को चैम्बर होगा, जिससे मान सम्मान से जी सके। तीसरी प्राथमिकता, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की। आजकल रोज देख रहे हैं अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है, कोई साथ खड़ा नहीं होता है। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसी प्रकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, जिसमें किसी एडवोकेट की ना तो गिरफ्तारी होगी और ना ही एडवोकेट के खिलाफ कार्रवाई होगी, जब तक कि बार काउंसिल या बार एसोसिएशन से कोई परमिशन ना मिले। चौथी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये होगी, आजकल बार अधिवक्ताओं के खिलाफ डीसी बहुत चलती है, और उस डीसी में कोई भी शिकायत कर देता है, बरेली का अधिवक्ता इलाहाबाद भाग रहा है, बनारस भाग रहा है। मैं अगर सदस्य सुना जाता हूं तो ये अधिवक्ता 30 किलोमीटर के दायरे में डीसी होगी, ज्यादा 50 किलोमीटर के। 3 महीने में डीसी खत्म होगी। और जो चीज है कि डीसी झूठी शिकायत करने वाले के ऊपर 2 लाख रुपए अर्थदंड डाला जाएगा। एक चीज मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे जो नए अधिवक्ता एनरोल करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज से पास होके आते हैं। ये AIB का एग्जाम क्यों? और AIB का एग्जाम भी चलिए पास कर रहे हैं, फिर ये बार काउंसिल के लोग क्यों उनका इंटरव्यू ले रहे हैं? किस हैसियत से ले रहे हैं? इस चीज को खत्म किया जाएगा, जिसमें अधिवक्ताओं को स्वतंत्रता से कार्य करने मिले। अभी आप लोगों के सामने आया कि कटघरे में खड़े होकर हम नए अधिवक्ताओं से कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, और उनका रजिस्ट्रेशन के लिए। ये क्यों? ऐसा नहीं होगा। अधिवक्ता को अगर मान सम्मान दिया जाएगा, तभी अधिवक्ता जो कि देश के प्रेसिडेंट का चुनावी केस लड़ता है और गरीब तबके का भी केस लड़ता है, तभी वो स्वतंत्रता से केस लड़ पड़ेगा और न्याय दिलवा सकेगा। आप बरेली में बहुत विख्यात लीडिंग और फौजदारी के बहुत बड़े वकील माने जाते हैं, गिने चुने अधिवक्ताओं में आपकी गिनती होती है। बरेली के अलावा क्या बाहर भी कहीं मुकदमे लड़ने गए हैं, जाते हैं? ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। अधिवक्ता केवल बरेली का नहीं है, वो हिंदुस्तान भर का है। मैं मुकदमे के लड़ने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट गया, और आपको जानकर यह हर्ष होगा कि जब दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा तो जस्टिस कुरील और जस्टिस सोडी की बेंच थी, और केवल मर्डर वाले केस में 5 घंटे बहस हुई, और बहस होने के बाद वो केस एक्यूटल हुआ। और उसके बाद मैं गया, आपको बताएं, एक बहुत बिटकॉइन का जो आप करेंसी का चल रहे हैं, इसमें जापान का 12 करोड़ रुपए का घपला हुआ था। ये इंदौर में केस चल रहा था, तो मुझे एंगेज किया, मैं उसमें गया, उसमें भी कामयाबी मिली। उसके बाद मैं लखनऊ, रामपुर, बदायूं, मुरादाबाद, इन सारे जिलों में, गाजियाबाद, इन सब जगह, और खास तौर से उत्तराखंड में भी हल्द्वानी से लेके और नैनीताल हाई कोर्ट तक मैंने काम किया है और कर रहा हूं। अभी रिसेंटली आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर में एक क्लाइंट
बेचारे ने इंगेज किया। मैं और मेरा जूनियर फ्लाइट से वहां गया, वहां बहस हुई, उसका वीडियो देखिए। वहां के अधिवक्ताओं से भी मेरी झपट हो गई, और झपट हो गई, वो उल्टे आर्गुमेंट कर रहे थे उसमें। आप देखिए, तो मैंने आर्गुमेंट करा, और आर्गुमेंट करने के बाद उसमें डेट लगी है। तो इस तरह वकालत के पीछे में ये जरूरी है कि आदमी हर जगह जाता है, और हर जगह जाने के लिए लखीमपुर हर जगह और कल ही मैं, आपको होता है, लोगों ने बुलाया था, मैं हाथरस गया था। दाऊ जी के मंदिर से लोगों ने कहा आप बार काउंसिल का प्रचार शुरू करिए। शनिदेव महाराज की कृपा लेके और दाऊ जी का आशीर्वाद लेके मैंने बार काउंसिल के सदस्य के लिए प्रचार शुरू किया है। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैं सदस्य बन गया तो हर महीने 2 क्लासेस लगा करेंगी कंपलसरी, एक सिविल की और एक क्रिमिनल की, जिसमें हर जिले के जो न्यायिक अधिकारी हैं वो अधिवक्ताओं के बीच बताएंगे कि उन्हें क्या जरूरत है, और अधिवक्ता उनसे पूछेंगे क्या गाइडलाइन है। तो ये अधिवक्ताओं के उत्थान के लिए कार्य बहुत जरूरी है। हमारे दर्शक आपके दिनचर्या जानना चाहेंगे। आप सुना रहे देर रात तक 1-1 बजे तक चैम्बर में बैठ के मुकदमे की तैयारी करते हैं। सुबह कितने बजे उठते होंगे? खान पान कैसा रहता होगा? क्या आप पहलवान भी रह चुके हैं? दर्शकों मैं बता दूं, मैं पहलवान भी रहा, रॉयल कंडी यूनिवर्सिटी का चैंपियन रहा, बॉक्सर भी रहा, रॉयल कंडी यूनिवर्सिटी तक बॉक्सिंग करी, के अलावा मैं क्रिकेटर रहा, और बरेली क्या बाहर भी क्रिकेट खेल के आया। तो मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा, और जब स्पोर्ट्समैन के साथ मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छा रहा। मेरे साथ के, जब मेरा बैच था, गवर्नमेंट में पढ़ते थे तो 50 लोग थे, सभी की ज्यादातर फर्स्ट क्लास आते थे। आपने नाम सुना होगा जावेद उस्मानी, जो उस समय 1977 का आईएएस टॉपर था, वो मेरे ही साथ का था। और जिस टेन्योर में हम रहे हैं उस समय तमाम आईएएस हमारे साथी। ये बदनसीबी है कि मैं आईएएस नहीं बना। मेरे बहुत से साथी जनरल मैनेजर, पता फॉरेस्ट अफसर, तमाम है, मगर मैं इधर की तरफ आया तो ये अलग है। जहां तक मेरी दिनचर्या का सवाल है, मेरी माँ बाप, मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त रहो, कभी डरने की जरूरत नहीं है, शेर की तरह रहो और शेर की तरह जीवन जियो। ऊपर वाले ने करा, अगर तुम में अपनी काबिलियत है तो कमा लोगे, किसी के आगे हाथ मत फेरो। यही बात मैं गुरु मंत्र लेके, और सबसे बड़ी बात और बता दूं कि आप लोग मेरे लिए भगवान, मेरे माँ बाप हैं। वो इस दुनिया में नहीं है, मगर कोई भी काम मैं शुरू करता हूं तो माँ बाप का नाम लेके। अगर माँ बाप नहीं होते तो मैं आज नहीं होता, और आज मैं नहीं होता अगर मैं हिंदू हूं तो उनकी वजह से हूं, मुसलमान हूं तो उनकी वजह से हूं। तो सबसे बड़ा माँ बाप ही सब कुछ है, माँ बाप। अब दूसरी चीज मैं बताऊं, जब मैंने एलएलबी के वकालत में आया तो मैंने लव मैरिज करी। ये चीज और है, अरेंज मैरिज नहीं करी। एक ब्राह्मण परिवार की साथ में पढ़ने वाली कचहरी में हुआ तो लोग कहीं बदनाम ना कर दें, इसलिए मैंने लव मैरिज करी। और लव मैरिज में मेरे घर वालों ने पूर्ण सहयोग किया, और जैसे बारात जाती है उस तरह सारे कार्य हुए, सारे संस्कार हुए। तीसरी चीज बता दें, मेरी पत्नी बहुत सहयोग करती, इसलिए सहयोग करती कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब हम वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं, तो वकालत के पेशे मेरी 2 बेटियां हैं। एक बेटी मेरी वर्टिकल मैनेजर है दिल्ली में, दूसरी बेटी ने एमटेक करा, एमटेक करने के बाद आईएएस में 4 नंबर से रह गई। वो एलएलबी है, तो हो सकता है नसीब में उसके क्या हो। तो मेरी पत्नी बहुत ज्यादा सहयोग इसलिए करती हैं कि मुझे ये नहीं पता मेरी जेब में 2 रुपए हैं या 4 रुपए हैं या 5 रुपए हैं। मैं सुबह, मेरी दिनचर्या है, मैं सुबह 7:30 बजे उठता हूँ। 7:30 बजे उठ के सबसे पहले दिनचर्या से मुक्त होकर नहाता हूँ, भगवान को नमस्कार करता हूँ। 8, सवा 8, 8:30 बजे तक अपने चैम्बर में आ जाता हूँ। 10 बजे यहाँ से उठ के और सारे फाइलें वगैरह लेके कचहरी जाता हूँ। 5, 5:30, 6 बजे तक कचहरी में समय लग जाता है। आता हूँ, 1 कप दूध लेता हूँ, पत्नी देती है। उसके बाद 7 बजे से चैम्बर में आके बैठ जाता हूँ, और रात के 12:30, 1 बजे तक मैं चैम्बर करता हूँ। उसके बाद सोने जाता हूँ। एक चीज और आपको बताऊं, मेरी बिटिया जब बड़ी हो रही थी, हार्डमैन में पढ़ती थी, तो शायद ही मुझे याद हो 2-1 दफे मैं पिक्चर गया हूँ। कभी उनके साथ मैं पिक्चर नहीं जा पाया, उनके साथ समय जाया नहीं कर पाया। हमारी पत्नी इस बारे में, उन्हें सारा सहयोग, उन्हें पढ़ाना लिखाना, सारा शिक्षित बनाना, उन्हें कैसे चलना है, ये सब हमारी पत्नी का ही श्रेय है। एक चीज और बताएं, जिस समय ये बचत है,
मुझे नहीं पता हमारी पत्नी क्या बचाती क्या नहीं बचा, मगर जब कोरोना वो हुआ, इमरजेंसी वो लगा, नोटबंदी हुई, और जब नोट बंद हुए तब हमें पता चला कि हमारी पत्नी के पास नोट बचाए हुए 10-12 लाख हैं। तो उन्होंने कहा कैसे चेंज करे जाए, तो तब मुझे मालूम चला कि बचा रही हैं। और उन्हीं के बचाने से, उन्हीं के मेहनत से, उन्हीं के लगन से दिल्ली में भी मैंने छोटे से 2 फ्लैट खरीद रखे हैं 3 BHK के। वो मेरा भी एक स्थान है, बरेली में है, अपना घर है। तो ये मेरी छोटी सी दिनचर्या है, और मैं चाहता हूँ ये दिनचर्या चलती रहे, और बीच का जो समय हो अधिवक्ताओं के लिए कुछ ना कुछ करता रहूं। जी, सुना है कि आपके पास 12-13 करीब जूनियर आपके रोजाना आपके सहयोगी रहते हैं, कैसे उन्हें परिपक्व कर रहे हैं, अच्छे अच्छे वकील आपकी तरह बन पाए वो भी, अरविंद जी? दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मेरे 5 जूनियर ADJ हैं, जिसमें एक मधुलिका चौधरी फैमिली कोर्ट जज अमरोहा है, एक कपिला राघव जो अभी ट्रिब्यूनल की लखीमपुर में हुई है, एक क्षितिज श्रीवास्तव मेरा चचेरा भाई भी है, जूनियर भी रहा, बरेली में MSCP का है, एक मेरा बहनोई भी है, मेरा बहनोई अरविंद भटनागर वो भी जज है, एक और मेरा जूनियर विकास वो भी इस समय मौजूदा समय में जज है। एक जूनियर का जूनियर, ये आपको बता, इस बार के चुनाव में वो मजिस्ट्रेट हुआ, वो हरदोई पोस्टिंग है। तो ये खुशनसीबी है कि मेरे इतने चाहने वाले हैं। एक चीज और बताऊं, जहां जहां ये पोस्टेड है वहां मैं जाता नहीं वकालत करने, हाथ जोड़ लेता हूं भाई, वहां नहीं, इसलिए कि अगर मैं जाऊंगा तो वो मान सम्मान देंगे, मेरे माफिक आर्डर कर देंगे, बदनामी उनकी होगी। तो मैं ये नहीं चाहता हूं मेरी वजह से किसी की बदनामी हो। बरेली शहर में, बरेली जिले में मेरे मौजूदा समय में लगभग 50 जूनियर भिन्न भिन्न जगह काम कर रहे हैं, और उन जूनियरों में एक खासियत है, ये आपको दूर से मालूम चल जाएगा कि वो ईमानदारी का के बारे में लड़ जाते हैं, वो भी लेन देन नहीं करते हैं। तो ये उनका एक वो है, धीरे धीरे करके मौजूदा समय में मेरे पास 12 जूनियर हैं, और उन 12 जूनियर में 2-1 जूनियर ऐसे हैं जो रात के 11:30 बजे तक मुझसे चिपके रहते हैं, जिसमें एक सचिन गुप्ता नाम का है। अगर वो इसी तरह चलता रहेगा तो 2030 में वो भी बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा। और जो जूनियर है अगर मुझसे बनते हैं अच्छी बात है, नहीं तो काम अपना करते रहेंगे, कभी भूखे नहीं रहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि जब मैं जूनियर था, मैं जूनियर बरेली के लीजेंड स्वर्गीय श्री बंकेश बिहारी माथुर जी का रहा, लीजेंड श्री सदाकत हुसैन साहब का रहा। ये दोनों क्रिमिनल के बहुत बड़े वकीलों में, मतलब जिनकी ख्याति रोहिलखंड डिवीजन, और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। बंकेश बिहारी माथुर साहब से मैंने सीखा कि सीजन मेडिकल के बारे में, मौलवी सदाकत साहब से सीखा मैंने हाउ टू क्रॉस एग्जामिन, जो मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन है लोग कहते हैं, वो मेरे उन्हीं की देन है, मेरी कोई देन नहीं है। मैं हर नए लड़के से, हर व्यक्ति से, हर बच्चे से रोज सीखने का प्रयास करता हूँ। और एक चीज और बता दूं, जब मैं 83 में PCJ क्वालिफाई नहीं हुआ तो 84 में मेरी मुलाकात पूर्व CJI यूल साहब से दिल्ली में हुई। उस समय वो वकालत करते थे। उन्होंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी लिमिट जो है स्काई रखो, और स्काई कोई छू नहीं पाया है। तब से मैंने उनकी बात बांधी और स्काई को लिमिट रखा है। स्काई छूने का प्रयास कर रहा हूँ, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा वो अलग बात है, मगर एक बार अगर आप एवरेस्ट में चले जाओगे फिर ढलान है। अगर आप अपनी स्काई लिमिट रखोगे तो आप हमेशा कामयाब रहोगे। कामयाबी के लिए मैं अपने जूनियरों से भी कहता हूँ भाई पढ़ो, जो कानून आज आया है। एक चीज और आपको बता दूं, आप लाइब्रेरी या कोई भी लाइब्रेरी ले हफ्ता है तो जो रोज कानून सुप्रीम कोर्ट का आता है, जब तक मैं पढ़ नहीं लेता हूँ जो मेरे माफिक का है तब तक मैं सोता नहीं हूँ, उसे नोट कर लेता हूँ। अपने जूनियर को, जब मैं जूनियर रहा तो 2 रुपए नहीं मिलते थे, मगर आज के युग में जूनियरों को पैसा देना आवश्यक है। तो मेरे 12 जूनियर, 3 मुंशी हैं, मैं सबको पैसा देता हूँ जितना आता है कलेक्शन। किसी को 1500 रोज मिल रहा है, किसी को 800 मिल रहा है, किसी को 500 मिल रहा है, किसी को 200 मिल रहा है, मगर कोई खाली पेट नहीं जाता है। मेरा अपना ये विचार है, एक चिड़िया जब पेड़ पे बैठती है ना, उड़ती है, तो कोई पूरब में जाती है तो केसर खा के आती है, कोई पश्चिम में जाती है तो कीचड़ खा के आती है, कोई उत्तर में जाती है बहेलिया का शिकार बन जाती है। तो हर आदमी
की ज़रूरतें हैं, अगर हम उन्हें देंगे तो खुश रहेंगे, तो चोरी नहीं करेंगे और मेहनत से काम करेंगे। मैं सभी को ये करना चाहता हूँ, ईमानदारी से आप काम करिए। ईमानदारी 3 चीज़ें, सच कभी पराजित नहीं होता। क्या? सच कभी पराजित नहीं होता। ईमानदारी छिपती नहीं है। बेईमानी दूर से दिखाई देती है, वह सुनाई देती है। तो आप इन तीनों चीजों में क्या चुनना पसंद करेंगे? जो चुनेंगे वही आपको मिलेगा। आप सच और ईमानदारी पे रहेंगे, लोग आपको याद करेंगे, नाम लेते रहेंगे, जलते रहेंगे। एक चीज और, निंदक अपने पास रखिए, बगैर निंदा करने वालों को आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए बरेली में आप देखते हैं, अरविंद का नाम सुनते ही 50-60 निंदक हर जगह खड़े हो जाते हैं। ये आपको एक चीज और बता दें, अभी पाकिस्तान के पेशावर के बार के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी मुझसे जुड़े हुए हैं। अभी कोई मामला होता है, वहां भी यही कानून चलता है। उन्होंने पूछे तो हमारे बार के कुछ लोगों ने कि हमारे बार के अध्यक्ष के संबंध पाकिस्तान से हैं। तो मेरे भाई, कानून सबके लिए एक है, ना पाकिस्तान है, ना लंका है, ना कश्मीर है। कश्मीर से बहुत लोग पूछते हैं, वहाँ एनडीपीएस जाता है, राजस्थान से पूछते हैं। अभी मेरे लिए उड़ीसा के ऑफर आया कि एनडीपीएस के केट में आप वहाँ कर लीजिए। बम्बई के कई बार ऑफर आ चुके हैं। मेरे साथियों, मेहनत से काम करोगे, कामयाबी आपका वरण चूमेगी और लोग आपसे जलेंगे। उन्हें जलने वालों से डरिए नहीं। आज आपके कार्य और व्यवहार को लेके, कार्य में तो आप बहुत चौकस हैं, लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो लोग कहते हैं पीछे बहुत अकड़ू वकील है यार अरविंद श्रीवास्तव। कभी कभी गुस्से में इतना आ जाते हैं, कहते हैं फाइल एक के संग एक ले जा यार, फिर हटा, तू मेरा दिमाग मत खा। कभी कभी आप दयालु बहुत हो जाते हैं, मोम से भी नरम हो जाते हैं, और कभी कभी इतने कठोर कि वज्र से ही, पत्थर से भी ज़्यादा कठोर हो जाते हैं। ऐसे कैसे सामंजस्य बैठाते हैं अपने? लगता नहीं कि आपके मुवक्किल आपके व्यवहार, कड़े व्यवहार को देख के भाग जाएंगे, चले जाएंगे, फाइल ले जाएंगे अपनी? साथियों, मैं ये बताऊं, मुझमें यही कमी है। और ये कमी, एक चीज बताएं, गलत है, होना नहीं चाहिए। मैं सीधी बात स्पष्ट कहता हूं, झूठ नहीं बोलने का प्रयास करता हूं, झूठ बोलता नहीं हूं। आदमी सही से आए, मैं उसका फ्री में काम करने को तैयार हूं। मगर जब वो कहता है फीस क्या होगी, जब मैंने एक बार मुंह से कह दी तो जिद में मैं उसे कम नहीं करता। एक की जगह 2 फाइलें ले जाए, उसका मुझे कोई डर नहीं है। बरेली के हर बड़े से बड़े का मैंने केस लड़ा है। और लोग ये कहते हैं कि केस लड़े, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से केस लड़ता हूं। जब केस लड़ता हूं तो अपने आप को उस जगह देखता हूं, अगर मैं इस जगह हूं और केस हारा तो कैसा लगेगा। हार और जीत वो है, केस पूरी तरह से लड़ो, ऐसा नहीं है। बहुत से आती हैं, औरतें आ गई, आदमी आ गए, जिनके पीछे कोई नहीं है। ऐसे 50 मामले हैं, लोग बता देंगे। मैंने 2 रुपए नहीं चाहिए, 1-2 नहीं, 20 मामले। रोज मेरे 70-80 मुकदमे लगते हैं। 2-4-5 लोग आते हैं जिन पे नहीं है तो मैं उनका कर देता हूं। और आपको होता है 100-200 की मदद भी कर सकता हूं और करता हूं। अगर कोई आ जाता है बाहर से तो इसमें भी नहीं है। ये इसलिए है, इसके पीछे कारण, दिल तो बहुत वो है, बहुत नर्म है। नर्म दिल इसलिए, एक तरफ मैं बाबा अलखनाथ हैं, दूसरी तरफ बशीर मियां साहब हैं। दोनों का आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है, मगर जिद्दी बहुत है। एक चीज, ये जिद जो है ना, अगर मैं जिद्दी ना हूं तो बरेली से लेके इलाहाबाद तक मुझे समय नहीं मिलेगा। क्लाइंट लाइन लगाए बैठे रहेगा। अगर मुझे मस्केबाजी आ जाए तो समय नहीं मिलेगा, मगर मैं मस्केबाजी आता नहीं है। कानून की आप आएंगे, ये केस इतना टफ है तो मैं कह दूंगा सजा होने के चांसेस इतने हैं। लोग कहते हैं जुगाड़, मेरे पास जुगाड़ नहीं है। जुगाड़ मेरे पास महादेव की है, या मुसलमानों में पता चला आप बशीर मियां साहब की है, ये आप किसी से ही पूछ लीजिए। इसीलिए आप देखिए, मेरे पास बैठिए, जब यहाँ मुस्लिम आए, हिंदू आए, सिख आए, मैं इतने फ्रीली उनसे बात करता हूँ कि तुम भैंसा खा के आए, तुम्हारी बुद्धि वैसे की तरह है। हिंदुओं से भी कि भाई क्यों पीछे पड़े रहते हो, एकदम जो चीज है साफ क्यों नहीं कहते। तो ये है, मैं फिर कहता हूं कि ये मेरी बहुत बड़ी कमी है। आप लोग इस कमी की, ईमानदारी का मतलब नहीं है कि गुस्सा आना, ईमानदारी का मतलब नहीं चिल्लाना। इन चीज से आप दूर रहिए तो बहुत बड़े वकील बनेंगे। अक्सर देखा गया कि लोगों का मुकदमा लग जाता, अचानक उन्हें पता लगता आज फौजदारी का मुकदमा लग गया उनके ऊपर, किसी की वजह से गुस्सा आ गया, मारपीट हो गई, झगड़ा हो गया, मुकदमा लग गया।
अब कचहरी की दुनिया आई, वहां तो सब काले कोट के वकील साहब ही देख रहे हैं। देखो उस मुवक्किल को अपना वकील चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए? मेरे साथियों, सबसे पहले तो दलाल से दूर रहना चाहिए। हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर में दलाल है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना सारा मर्ज बताते हैं, मर्ज बनाने के बाद उनसे पूछते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। आप जिस मुकदमे में फंसे हैं, पहले किसी भी वकील पे जाइए, उससे पूछिए वकील साहब इसमें क्या क्या हो सकता है, कितने मुकदमे में आप क्या करिएगा, इसमें क्या क्या साक्ष्य है। जैसे आप आलू खरीदने जाते हैं तो आप आलू साफ सुथरा देखते हैं, काना देखते हैं, वो देखते हैं। इसलिए सबसे पहले वकील की देखिए, वकील की गिरफ्टी क्या है, वकील के पास काम है या नहीं है, वकील के बोलने का तरीका क्या है, अदालत में वकील बोल पा रहा है नहीं है। कचहरी के अंदर 80% वकील बिस्तर पे तो बहुत तेज बोलेगा, ऐसी तैसी जज की कर दूंगा, ऐसी तैसी मजिस्ट्रेट की। जब अदालत जाता है, हवा निकल जाती है, गुब्बारा फूट गया ना, वहां बोलता बंद हो जाता है, ऊ करता है। तो आप दो एक दफे देखिए आपका वकील बोल भी पा रहा है नहीं बोल पा रहा है। इस केस के लिए, किसी भी पेशे के लिए जरूरी है, वकालत जैसे पेशे के लिए वकील को काबिल होना चाहिए, वकील को बोलने वाला होना चाहिए, वकील की ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए।